तो अब हम डिस्कस करेंगे डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, ये वाला टॉपिक। तो हमने देखा कि पहले दिन से रिवोल्यूशनरी वार्स के अंदर वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी। एंड जो बेस्टिल का बैटल था, जिसमें बेस्टिल के किले को इन्होंने ढा दिया था, वहाँ पे उस दिन जब र्यूमर्स फैला था कि जो आर्म मिलिशिया ग्रुप्स थे उसके अंदर वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अच्छा, और जब रिवोल्यूशनरी वार शुरू हुए, जब आसपास के यूरोपियन कंट्रीज़ के मोनार्क्स ने फ्रांस के राजा की मदद करने की कोशिश की, तो फिर यहाँ के लोगों को गुस्से आ गए थे। रिवोल्यूशनरी वार्स के जो काफ़ी लंबे तक चले, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, ऑल ओवर यूरोप की कंट्रीज़ में ये चले। तो इन दिनों जो यहाँ की लेडीज़ थी, फ्रांस की लेडीज़, मेन तो सारे वार पे गए हुए थे, तो लेडीज़ को सिर्फ घर के ही काम नहीं करने पड़ते थे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी लाइवलीहुड के लिए, वो भी करनी पड़ती थी, जैसे एग्रीकल्चर, मेजनरी एंड ब्रेड्स वगैरह बेक करना, ताकि इकोनॉमी भी चलती रहे। और साथ साथ में ट्रेडिशनली जो उनको काम दिए गए थे, जैसे खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, पानी लाना। पहले ऐसा नहीं था उस ज़माने में कि घर में पानी आता था, जा कर के लाना पड़ता था। और फिर ब्रेड के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, ऐसे बिना लाइन के कोई ब्रेड वगैरह नहीं मिलता था। और बच्चों का ध्यान रखना, तो ये सारे काम उनको करना पड़ा था, इतनी मेहनत की थी। तो जब ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तो वुमेन ने भी इसको ज्वाइन किया, और उनके दिमाग में यही था कि भाई इस रिवॉल्यूशन में अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो कल को जो गवर्नमेंट बनेगी वो हमारे लाइफ्स को भी इम्प्रूव करने के लिए काम करेगी। और ये जो सारे आइडियाज ऑफ इक्वलिटी और फ्रीडम है और राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमें भी मिलेगा। और जो वोटिंग का राइट है, और ऑफिस में इलेक्ट होने का राइट है, मिनिस्टर बनने का राइट है, कोई ऑफिस आप पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का राइट है, वो हमें भी मिलेगा। और साथ में उन दिनों लेडीज़ के सोशल कंडीशंस भी सही नहीं थी, उनको एजुकेशन में एक्सेस नहीं थी, उनको जॉब ट्रेनिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं था। एंड उनकी शादी जो है अपनी चॉइस से नहीं होती थी, मम्मी डैडी अपने हिसाब से कर देते थे। और जो डाइवर्स और एजुकेशन का भी उनको राइट नहीं था। सिर्फ जो वेल्दियर मेंबर्स होते थे सोसाइटी के, उनकी, जैसे नोबल्स वगैरह, उनकी बेटियों की ही एजुकेशन मिलती थी। और उनको भी एजुकेशन कोई ऐसा कि भाई एजुकेशन हुई और उधर शादी कर देते थे, तो उनको अपनी एजुकेशन को यूज़ करने का चांस कम ही होता था कि उस एजुकेशन को अपनी लाइफ को बेटर करने में यूज़ करें। एंड वुमेन और भी कई एक्टिविटीज़ में लगी हुई थी, जो कि इतने ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेटस नहीं था। जैसे वो सिम्स्ट्रेसिस का काम करती थी, लॉन्ड्रेसिस का काम करती थी, कपड़े वगैरह धोना, फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट्स बेचती थी, वेजिटेबल्स मार्केट में बेचती थी, ठीक है। और डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह काम भी करती थी लोगों के घरों में जा कर के, अमीर लोगों के घरों में। और सेम काम के लिए जो मेन को वेजेस मिलते थे, वो वुमेन को वो वेजेस नहीं मिलते थे। और इस तरीके से वो, उनको काफ़ी उम्मीद थी इस मूवमेंट से कि उनको वेजेस मैन के बराबर मिले, लिबर्टीज मिले, ठीक है, उनकी शादी उनकी मर्जी से हो, कई चीज़ें थी। एंड इसीलिए जैसे बाकी पॉलिटिकल क्लब्स बने, ये सारे नए डेवलपमेंट्स, नए फिलोसफर्स की बातों को डिस्कस करने के लिए, डेवलपमेंट्स को डिस्कस करने के लिए, ऐसे वुमेन ने भी अपने क्लब्स बनाए। और लगभग 60 वुमेन क्लब वहाँ बन गए थे। और उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा फेमस था, वो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन था। इसके काफ़ी फॉलोअर वुमेन थी। ऑब्वियसली वुमेन होगी, बट काफ़ी फॉलोअर्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थी। और वो जो है, ये सब 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे। एक तो इनको सारे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे, फ्रीडम्स नहीं मिली थी, साथ में इनको पैसिव सिटीजन भी बना दिया कि वोटिंग राइट भी नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने अपना डिमांड शुरू कर दिया द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन ने, कि भाई हमें राइट टू वोट दो, और राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट असेंबली, नेशनल असेंबली में इलेक्ट हो जाए, पार्लियामेंट में इलेक्ट हो जाए, लेजिस्लेटिव बॉडी में इलेक्ट हो जाए, वो राइट भी दो। और क्या कहते हैं, अगर हम कल को मिनिस्टर बनना चाहिए तो हमें भी मिनिस्टर बनाओ, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते हम, देश के दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह क्यों नहीं बन सकते। मिनिस्टर बनाने का भी, पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का भी इन्होंने डिमांड किया। एंड हालांकि शुरू शुरू में जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बनाई, तो उन्होंने काफ़ी इन लेडीज़ के लिए काम भी किया उन्होंने।
जैसे कि उन्होंने पहले जो गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो स्कूल्स खुद के नहीं चलाती थी। अब इन्होंने स्टेट में खुद के स्कूल चलाए जिनका खर्चा स्टेट उठाती थी। और इनको स्टेट आउंड स्कूल से बोलते थे हम। और यहाँ पे गर्ल्स की या एजुकेशन कंपलसरी कर दी। फिर उन्होंने एक लॉ और पास किया कि कोई भी गर्ल को और या वुमेन को उसकी विश के अगेंस्ट शादी नहीं की जा सकती। पहले माँ बाप अपनी मर्जी से शादी कर देते थे। और कोई लड़की कहे मैं इस जगह शादी नहीं करूँगी तो उसकी बात सुनते नहीं थे। तब उन्होंने ये कर दिया कि नहीं, अगर कोई लड़की किसी जगह शादी नहीं करना चाहती तो उस जगह उसके माँ बाप जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। इसी तरीके से उन्होंने मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई भी फ्री था शादी करने को। और फिर मैरिज को सिविल लॉ में रजिस्टर्ड कराने का भी प्रोविजन कर दिया। इंडिया में भी शादी जो है, हम लोग शादी जैसे एक फंक्शन में तो शादी होती है, बट बाद में उसको लीगल बनाने के लिए कोर्ट में जा करके उसको मैरिज को हमें क्या कहते हैं, रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये उन्होंने वहाँ शुरुआत की मैरिज को रजिस्टर करने का अंडर सिविल लॉ। और फिर डाइवर्स को इन्होंने लीगल बना दिया। उससे पहले सिर्फ मैन ही डाइवर्स कर पाते थे और उसमें भी वो जब मर्जी कर दिया उन्होंने, कोई हिसाब नहीं था। अब लीगली होगा कि अगर डाइवर्स भी लेना है तो कोर्ट में जाएगा तभी लेगा। अगर कोर्ट डिसाइड करेगी हाँ डाइवर्स मिलना तभी मिलेगा, नहीं तो अपनी मर्जी से कोई नहीं कर सकता था। और डाइवर्स के लिए मैन भी अप्लाई कर सकते थे, वुमेन भी अप्लाई कर सकते थे। अच्छा, वुमेन को जॉब के लिए ट्रेनिंग भी नहीं मिलती थी, ठीक है। अब उनको जॉब की ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने सिस्टम बना दिया और जिसके थ्रू वो आर्टिस्ट भी बन सकते थे। अब वुमेन जो है स्मॉल बिजनेस भी चला सकती थी। तो इस तरीके से रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए काम किया, बट उनको पॉलिटिकल राइट, राइट ऑफ इक्वलिटी वगैरह नहीं मिली। अच्छा, अब हमें पता ही है रॉब्सपियर कितना स्ट्रिक्ट था, तो वो तो अपने अगेंस्ट कोई बात ही नहीं सुनता था। तो उसने क्या किया, वुमेन क्लब्स जो इस तरीके के राइट्स मांग रही थी उनको बैन कर दिया। और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी वुमेन की, कईयों को उसने अरेस्ट भी कर लिया और कईयों को तो एग्जीक्यूट भी कर दिया, मतलब गिलेटाइन कर दिया, जान से मार दिया। एंड ऐसे ही एक वुमेन एक्टिविस्ट जो बहुत फेमस थी, वो ऑल्प दी गॉज थी। 1748 से 1793 उनका लाइफ स्पेन था। तो उन्होंने ये सब प्रोटेस्ट किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन 1991 के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेस्ट किया, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स था। उसने कहा कि नहीं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन नहीं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, मैन एंड सिटीजन होना चाहिए। तो उसने इस तरीके से अपना एक खुद का डिक्लेरेशन बना दिया 1791 में, जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। और जनरली उसने जहाँ जहाँ पहले डिक्लेरेशंस में वुमेन शब्द नहीं था, वहाँ वहाँ उसने वुमेन वर्ड इंसर्ट कर दिया। तो पढ़ते हैं क्या लिख दिया उसने। उसने कहा वुमेन आर बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट्स। उसने कहा वुमेन भी फ्री बॉर्न नहीं है तो उनको भी सारे राइट्स मिलने चाहिए जो आदमियों को मिलते हैं, उनके बराबर के राइट्स मिलने चाहिए। तो उसने कहा जो जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है, लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइम मिनिस्टर की सीट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब जो है क्या कहते हैं, उनका जो गोल है, उनका जो पर्पज है, उनका जो काम है, नेचुरल लॉज जो है वुमेन के एंड मेन के, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये नेचुरल लॉज उन्होंने कहा कि लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, तो ये सारे लॉज जो लिबर्टीज है, ये वुमेन के भी नेचुरल राइट्स है। और जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है उनका फर्ज बनता है कि ये सिर्फ मैन के लिए नहीं, वुमेन के लिए भी प्रोटेक्ट करें। फिर उनका जो सोर्स ऑफ आर सॉवरेंटी जो है वो नेशन में है। और ये जो नेशन है वो कुछ नहीं है, मैन और वुमेन का यूनियन है। पहले उन्होंने जो यहाँ जो पहले उन्होंने जो मैन की डिक्लेरेशन किया था उसमें वुमेन वर्ड यूज़ नहीं किया था। उसने कहा नहीं, ये सॉवरेंटी जो है ये नेशन है और नेशन बनता है, यूनियन है मैन एंड वुमेन का। हर जगह इसने वुमेन को अपने डिक्लेरेशन में इंक्लूड किया। फिर इसने कहा कि जो कानून है वो एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल होना चाहिए, कि मतलब सबकी मर्जी से कानून बनना चाहिए और जो अधिकतर लोग चाहे वही काम होना चाहिए। और उसमें विल किसकी होनी चाहिए, लोग किससे पूछे कि भाई वो क्या क्या चाहते हैं। उसने कहा मैन से भी पूछो और वुमेन से भी पूछो, दोनों को इक्वल से होना चाहिए कानून के फॉर्मेशन में। और ये वो अपनी बात यहाँ तो डायरेक्टली भी कह सकते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी कह सकते हैं।
और ऑब्वियसली यहाँ पे वो कह रहे कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। अच्छा, उसने कहा कि ये इसलिए है क्योंकि सारे मैन एंड वुमेन इक्वली एंटाइटल्ड है जो सरकारी जॉब्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या गवर्नमेंट के पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने में। वुमेन को भी उतना ही राइट है जितना मैन को है। और सिर्फ इसमें ध्यान हमको ये देना है कि उनमें एबिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर एबिलिटीज़ है तो फिर और कोई चीज़ नहीं देखनी चाहिए। टैलेंट है तो फिर अगर किसी वुमेन में भी टैलेंट है कि वो पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सके, मिनिस्टर बन सके, इलेक्ट हो सके लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, तो उसको ये राइट मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो वुमेन है तो उसको ये राइट नहीं मिलेगा। अगर उसमें टैलेंट है तो मिलना चाहिए। तो उसने जब उसने राइट्स की बात की तो उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात की। तो उसने ये भी कहा कि देखो, इस वजह से, क्योंकि वुमेन्स को राइट्स मिलने चाहिए, तो इस वजह से वुमेन भी एक्सेप्शन नहीं है। उनको भी कानून के हिसाब से उन पर आरोप लगा सकते हैं, अरेस्ट किया जा सकता है और कहीं पे डिटेन करके, मतलब कि बंद करके रखा जा सकता है, बट कानून के हिसाब से। तो उसने ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली कि फिर अगर वुमेन को राइट्स मिल रहे हैं तो फिर वुमेन्स के लिए ऑब्लिगेशन भी है कि उनको कानून को मानना पड़ेगा। और वो ये नहीं कह सकती कि वो वुमेन है तो कानून को नहीं मानेगी। तो काफ़ी फेयर माइंडेड उसका ये बात थी। फिर उसको इन बातों के लिए 1793 में एक जैकोबिन पॉलिटिशियन थी, जॉमेट, उसने काफ़ी क्रिटिसाइज किया। उसने किस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया वो देखते हैं। उसने कहा कि नेचर ने मैन और वुमेन को इक्वल नहीं बनाया, और इसलिए क्योंकि नेचर ने वुमेन को ब्रीस्ट दी है लेकिन मैन को ब्रीस्ट नहीं दी। इसलिए नेचर ये चाहती है, और या नेचर ये इंडिकेट करती है कि वुमेन का काम बच्चे पालना, पैदा करना, बच्चे पालना है, घर का ध्यान रखना है। और मैन को क्योंकि ब्रीस्ट नहीं दी है तो उनका ये काम नहीं है घर बच्चे पालना या घर के क्या कहते हैं काम करना। उनको, मैन को तो भगवान चाहता है कि मैन शुड एक्ट लाइक मैन, यानी कि वो शिकार पर जाए, खेती करे और अपनी पॉलिटिकल ड्यूटीज़ करे, मतलब मिनिस्टर बने, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के लिए इलेक्ट हो। तो ये सब मैन के किंगडम है, मतलब ये सारे काम सिर्फ मैन के लिए है, वुमेन नहीं कर सकती। और वुमेन के लिए उसने कहा कि वुमेन को एक वुमेन की तरह ही बिहेव करना चाहिए। तो उसको घर का ध्यान रखना चाहिए, उसको अपना आपको एज ए मदरहुड का लिए भगवान ने उसको बनाया है। तो अपनी जो मदरहुड की टास्क है वो उनको उससे लाइक करना चाहिए, उनको उन टास्क को पूरा करना चाहिए, और यही भगवान चाहता है। और फिर उसने ये भी कहा कि जो वुमेन ये कहती है कि वुमेन के बराबर है, उसने कहा ऐसी वुमेन सेमलेस है। ठीक है। और उसने कहा कि देखो, नेचर ने जब ड्यूटीज को मैन और वुमेन में ऐसे डिफरेंटली बांटा है, तो ये वुमेन ऐसे बोल नहीं सकती कि उनको इक्वल राइट्स है। ऐसे उसने उनको सेमलेस कहा। एंड हमें पता है जैकोबियन गवर्नमेंट में जो रॉब्सबियर है वो तो अपने अगेंस्ट कुछ सुनता नहीं था। तो जब इसने ओलंपिक हाउस में अपना व्यूज रखे तो नेशनल कन्वेंशन ने इसको पकड़ लिया और इसको चार्जेस ऑफ ट्रीजन पर लगा करके इसको बाद में एग्जीक्यूट करके जान से मार दिया। तो ये जो स्ट्रगल थी वुमेन की, ये सिर्फ फ्रांस तक ही कन्फाइंड नहीं थी, ये पूरे वर्ल्ड में चली अगले 200 साल तक। और क्योंकि वर्ल्ड में कहीं पे भी वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिले थे, 200 साल तक उनको इक्वल राइट्स के लिए झगड़ना पड़ा। ठीक है। और इसके लिए इन लोगों को, वुमेन को इंटरनेशनल मूवमेंट चलाना पड़ा, सबको मिलकर इंटरनेशनल लेवल पे, अपने देश तक नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे सबने मिलकर एक सफरेज मूवमेंट चलाया। सफरेज मतलब राइट टू वोट का मूवमेंट चलाया। 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और अर्ली 20th सेंचुरी तक ये चला। और ये जो वुमेन रिवोल्यूशनरी है उनकी स्टोरी आज आज भी हम याद करते हैं, क्योंकि वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे थी और उन्होंने काफ़ी बोल्ड भी थी। इतना रिस्क था, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनके खुद के घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने इतने बोल्ड स्टेप्स लिए और वुमेन राइट के लिए अपनी आवाज़ें उठाई। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि देखो, 1791 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का, बट वुमेन को पता है वोटिंग राइट कब मिला? 1946 में, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स के बाद। तो इतनी डिफिकल्ट रही है वुमेन की इक्वल राइट्स के लड़ाई। फिर ये जो जैकोबिन गवर्नमेंट है उन्होंने एक और अच्छा काम किया, मतलब वुमेन की बात ये नहीं बोल रहे, वैसे उन्होंने एक अच्छा काम किया। इन्होंने स्लेवरी को अबोलिश कर दिया।
हमें पता ही है कि वहाँ पे स्लेवरी होती थी। अभी समझते हैं, अगर नहीं पता है तो समझते हैं कि स्लेवरी क्या होती थी। तो अ, यूरोप के अंदर क्या था कि इन लोगों ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। तो खास करके इनकी कॉलोनीज कैरिबियन में थी, ठीक है। तो कैरिबियन में ये लोग क्या करते थे, वहाँ पे प्लांटेशंस थे, इंडिगो के एंड शुगर के, कॉफ़ी के, मतलब वहाँ इनकी खेती होती थी। तो वहाँ पे इनको वर्कर्स चाहिए होते थे कैरेबियन रीजन के अंदर। अभी कैरेबियन रीजन हम देखते हैं ये कहाँ पर था, ठीक है। कैरेबियन रीजन जो है, अ, ये इस मैप के अंदर देखो, लेफ्ट साइड के अंदर ये जो रेड कलर लाइनों से जो ट्रायंगल बना हुआ है, वहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक गोल चक्कर बना हुआ है, ये कैरेबियन रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके प्लांटेशंस थे। तो यहाँ पे इनको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी कि भाई खेतों में काम करने के लिए, फसल काटने के लिए, पैक करने के लिए। बट यूरोप के लोग यहाँ आकर काम नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? एक तो ये जगह यूरोप से बहुत दूर होती थी, दूसरा ये नई जगह थी उनके लिए, उनको नई जगह का कुछ पता नहीं था, तो वो कहते थे हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अफ्रीका से लोगों को स्लेव बनाना शुरू किया, गुलाम बनाना शुरू किया। होता क्या था, ये अफ्रीका में जो ट्राइब्स होती थी, तो उनके मुखिया होते थे, चिफ्टन्स होते थे, मुखिया होते थे। तो उनको पास जाते थे, वो मुखिया क्या करते थे, अब ट्राइब्स की दूसरी ट्राइब से दुश्मनी होती थी, तो वो मुखिया क्या करता था, जो दुश्मन ट्राइब है उस पर अटैक करता था, वहाँ के लोगों को बंदी बना करके, स्लेव बना करके ये यूरोप के जो व्यापारी आते थे उनको बेच देता था। तो इस तरीके से एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चला। इसमें क्या होता था कि यूरोप के व्यापारी, खास करके सारा यूरोप करता था, अभी ये तो हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। तो फ्रांस के व्यापारी जो हैं, दो इनकी पोर्ट सिटीज थी, बार्डो एंड क्या कहते हैं, नेटीज, वहाँ से ये लोग चलते थे। अच्छा, इनके पास जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वो दो जगह पे थी, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो आइलैंड थे कैरिबियन में, जहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इनके जो ये दो पोर्ट्स थे, वहाँ से शिप्स चलती थी बार्डो और नॉर्थ से, और वो फिर अफ्रीका जाती थी, वहाँ से ट्रेड उनको स्लेव्स को खरीदती थी। स्लेव्स को खरीद करके ये लोग शिप के अंदर उनको एक तो ब्रांड करते थे, ब्रांड मतलब उन पे निशान लगा देते गरम गरम लोहे से कि ये, मान लो दो, एक आदमी एक्स है, एक आदमी वाई है, कैसे पता लगेगा कौन से एक्स के स्लेव्स है कौन से वाई के। तो उनको ब्रांड कर देते लोहे से, और उनके ऊपर स्टैंप कर देते थे, जिससे जल करके वो लिखा जाता था कि ये किसका स्लेव है, नंबर वगैरह स्लेव कर देते थे। तो ब्रांडिंग हो जाती थी, फिर उनको सैकल्स मतलब चेन में बंद कर देते थे, चेन में बांध करके उनको इस तरीके से शिप में लिटा देते थे। एक ही शिप के अंदर ये लोग 200-300 लोगों को और ऐसे डाल देते थे। फिर ये शिप अफ्रीका से यहाँ कैरिबियन जाती थी, जिसमें 2-3 महीने लगते थे कम से कम। ये 3-4 महीने का सफ़र ऐसा होता था, ऐसे लेटे लेटे ही जाते थे ये लोग। और फिर वहाँ जा करके इनको रास्ते में कई लोग मर भी जाते थे, कोई कमज़ोर होता था। कभी वहाँ रास्ते की जर्नी बड़ी समुद्र की जर्नी थी, पैसिफिक अटलांटिक सी था, ओशियन था। तो उसमें सी का वेदर बड़ा टमल्टस होता है, उसमें कभी आंधी तूफान आने लग जाते हैं, कभी ओले गिरने लग जाते हैं, कभी बारिश होने लग जाती है। तो कई लोगों को डिजीज वगैरह से मर भी जाते थे। फिर ये लोग वहाँ पहुँचते थे, तो फिर वहाँ पे जा कर के ये प्लांटेशंस वालों को ये स्लेव्स को बेच देते थे। तो वहाँ प्लांटेशंस में जो इंडिगो वगैरह पैदा होती थी, ये खरीद करके फिर अपने यूरोप में जा करके बेच देते थे। तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगुलर ट्रेड था, इसके हर लेग पर, कि जैसे वहाँ से चलते थे अपनी कंट्री से, यूरोप से, तो अपने साथ वहाँ रम वगैरह लेके चलते थे। तो ये चीफ्टन्स जब अफ्रीका के लोगों को ये वो रम वगैरह और लग्जरी गुड्स देते थे, लग्जरी गुड्स के अंदर जैसे हमने देखा था कि भाई टबाको हो गया एंड वुलन क्लॉथ्स हो गए, इस तरीके से चीज़ें उनको देते थे, जिसके बदले में ये स्लेव्स ले लेते थे। तो यहाँ भी इनको फ़ायदा होता था कि ये लग्जरी गुड्स सस्ते में खरीदते थे, यहाँ महंगे में बेचते थे। फिर ये स्लेव्स इनसे खरीद करके वहाँ कैरिबियन में जाके बेचते थे प्लांटेशंस वालों को, तो वहाँ पे भी इनको फ़ायदा होता था। भाई यहाँ से जितने में खरीदे उससे 3-4 गुना में वहाँ जाके बेचते थे। तो वहाँ प्लांटेशंस का सामान खरीदते थे, इंडिगो वगैरह का, वो अपने देश में जाके फैक्ट्रीज को बेच देते थे, जहाँ वो फैक्ट्रीज में यूज होता था।
तो फिर प्रॉफिट होता था। तो हर लेग में ट्रायंगुलर ट्रेड के इनको प्रॉफिट होता था। अब देखो इन लोगों को, देखो जो स्लेव होते हैं उनको कैसे कितना बुरी तरीके से ले जाते, 3-4 महीने ये लोग ऐसे शिप में पड़े पड़े जाते थे, मर भी जाते थे। तो इसलिए इसमें एक चीज़ रियलाइज करो कि लिबर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है। आजकल के तुम बच्चे बिल्कुल टिकटॉक वगैरह और इनमें डूबे रहते हो, तुम्हें ये नहीं पता होता कि आजकल क्या चल रहा है। चाइना अभी पीछे देश को अटैक करने की तैयारी कर रहा है, क्या पता भगवान ना करे वार हो सकता है कल को वार भी हो। तुम लोगों को देश में क्या हो रहा है, कौन हम देश हमारा दुश्मन है, वो क्या हरकतें कर रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अगर तुम लोगों का भी हाल ऐसे ही हो जाएगा, जिस दिन चाइना इंडिया को जीत गया तो ऐसी बंदी बना करके ले जाएगा। जानते ना अंग्रेज क्या अत्याचार करते थे, जलियांवाला खान में गोलियां चला दी उन्होंने, लोगों को मार दिया है, गुलाम बनाते थे, जिस मर्जी को कोड़े से मार देते थे, जिस मर्जी को जेल में बंद कर देते थे। ये हमें इंडिपेंडेंस मिली है, इसको हमें प्रिजर्व करना है। तो उसके लिए तुम लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, ये टिकटॉक वगैरह से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी है। तो इस तरीके से ये स्लेव ट्रेड था। अब ये स्लेव ट्रेड जो है बच्चों, अ, अ, इसको जब हमें पता ही है कि जो जैकोबिन्स थे वो अ, देश के सबसे लोएस्ट ट्रेडर से थे। तो वो ये चाहते थे कि जो ये फ्रीडम के आइडियाज हैं और ये सब आइडियाज है, लिबर्टीज है, ये समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग है और जो सबसे गरीब वर्ग है उसको भी मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से स्लेव्स को भी मिलना चाहिए। और इन्होंने फिर स्लेवरी को एबोलिश कर दिया। तो इन्होंने स्लेवरी को कब एबोलिश कर दिया बेटियों, एक सेकेंड देख लेते हैं। 1794 में इन्होंने एबोलिश कर दिया। और जब इन्होंने एबोलिश कर दिया, एक्चुअली क्या है, ये कन्वेंशन थी, जैकोबियंस की तो कन्वेंशन थी। इन्होंने क्या, एक्चुअली इनसे पहले नेशनल असेंबली भी करना चाहती थी एबोलिश, बट वो नहीं कर पाई, क्योंकि देखो स्लेव ट्रेड के वजह से कितनी फैक्ट्रीज चलती थी, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी था। एंड जब फ्रांस ने इसको बैन किया तो बाकी यूरोपियन देशों में तो अभी भी स्लेवरी चल रही थी। तो उससे क्या होने वाला था कि वहाँ की चीज़ें तो सस्ती होने वाली थी। अब इनको स्लेव की जगह वर्कर्स रखने पड़ेंगे जिनको पैसे देने पड़ेंगे। तो इनकी इकोनॉमी महंगी हो जाएगा, इनका सामान महंगा हो जाएगा, तो उससे भी इनकी इकोनॉमी को प्रभाव पड़ने वाला था। तो इसलिए बड़ा बोल्ड स्टेप था। तो कन्वेंशन जो जैकोबियंस की थी उसने तो ये डिसीजन ले लिया, बट उससे पहले जो नेशनल असेंबली थी वो भी चाहती थी कि स्लेवरी को हटाए, लेकिन वो नहीं हटा पाए। क्यों नहीं हटा पाए, क्योंकि जो बिग बिजनेसमैन थे जिनके बिजनेस इस पे चलते थे, उन्होंने रेजिस्टेंस किया। तो वो फिर उस रेजिस्टेंस को फेस नहीं कर पाए, तो उन्होंने काम कर दिया। अच्छा, फिर बाद में क्या हो गया कि एबोलिश कर दिया, लेकिन तो ये ज़्यादा दिन नहीं चला। 5-10 साल बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसने वापस से वो स्लेवरी को ले आया। ठीक है। और अब जो ये बिजनेसमैन थे, प्लांटेशन ओनर्स थे, उन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई किया कि जो हमें फ्रीडम मिली है वो लोगों को स्लेव बनाने की भी फ्रीडम मिली है। तो उन्होंने जो फ्रीडम सबको एक नया ही इंटरप्रिटेशन दे दिया। तो इस तरीके से फ्रांस में क्या कहते हैं, स्लेवरी पहले गई फिर आई, फिर आखिर में फाइनली स्लेवरी जो है 1848 में ही एबोलिश हो। ठीक है बच्चों। तुमने देखा फिर इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ, मोनार्की हट करके वहाँ पर अब डेमोक्रेसी आ गई। और मूवमेंट जितना बड़ा होता है पूरे यूरोप में चला, और उस देश का हर आदमी इन्वॉल्व था। तो जितना बड़ा होता है मूवमेंट, उसका इफेक्ट भी ज़्यादा रहता है। तो उसके इफेक्ट से वहाँ के लोगों का सोच बदला, वहाँ का फैशन बदला। ठीक है। एंड वहाँ के लोगों का को मतलब कि फ्रीडम उनके लिए पहले इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती थी। अब वो अपनी फ्रीडम और प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट देने के लिए लड़ने मरने को भी तैयार हो गए थे। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों का सोच बदल जाता है इस टाइप के मूवमेंट से, और चीज़ें काफ़ी एक डिफरेंट रूप ले लेती थी। अच्छा, फिर जब फ्रांस के अंदर मोनार्की थी तो वहाँ पे सेंसरशिप लगी हुई थी। सेंसरशिप ये थी कि कोई भी अपनी बात कहना और प्रिंट करना, लिखना, या कोई भी अगर उसने प्ले करना है, नाटक करना है, या कोई प्रोसेसन निकालना है, जुलूस निकालना है, तो उसके लिए उसको किंग के सेंसर से परमिशन लेनी पड़ती थी।
और किंग का सेंसर परमिट करेगा तभी उसको क्या कहते हैं वो प्रिंट करना या वो जुलूस निकालना या नाटक करने का परमिशन होता था। एंड ऑब्वियसली किंग तो तभी करेगा जब वो उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी फेवर की बात करेंगे। अगर वो लोग उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, फेवर की बात नहीं करेंगे, तो किंग का सेंसस उसको पास नहीं करेगा। फिर ऐसे में लोगों के जो आइडियाज़ होते थे तो वो अपने मन में ही रखते थे। सिंगर्स थे, वो गाना नहीं गाते थे कि भाई कहाँ है, राजा को बुरा ना लग जाए, हमें जान से मार देगा। ऐसे प्लेयर्स थे, वो अपने नाटक ना लिखते थे ना उनको मंच पे रेंडर करते थे, उनको दिखाते थे। जुलूस लगाने वाले भी अपने आइडियाज़ को छुपा के रखते थे, कहीं राजा को बुरा लग गया तो हमें जान से मार देगा। तो ये था। बट जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि ये जो 1789 में इन्होंने सेंसरशिप को हटा दिया। सेंसरशिप को हटाते ही वहाँ पे एक कल्चरल विस्फोट हो गया। क्यों? क्योंकि अब लोग अपनी मर्जी की बात लिखने लग गए। न्यूज़पेपर्स, पम्फलेट्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, बुक्स की वहाँ की मार्केट में एक तरीके से बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई। और अब लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गए, अपने मन में जो बातें दबी हुई थी वो उनको लिखने लग गए। और फिर जब लोग उनको पढ़ते थे उनके बुक्स आइडियाज़ को, तो अब लोगों को ही पता लग गया कि भाई आजकल नए नए आइडियाज आ रहे हैं, डेमोक्रेसी के, राइट्स के, फ्रीडम के, प्रॉपर्टी के राइट्स के, ये सब आ रहे हैं। तो ये सारी जानकारी सिर्फ वहाँ पर ही नहीं फैली शहरों में, तो यहाँ से वो गाँवों में भी गई, वहाँ के लोगों को ही पता लगा। और खास करके ये जो प्लेज है, नाटक है, प्रोसेसन्स है, जुलूस निकालना और इस तरीके सॉन्ग्स है, इनसे ज़्यादा अवेयरनेस फैली क्योंकि इनको जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे वो भी समझ जाते थे। तो एक तरीके से समाज का हर व्यक्ति जो नए डेवलपमेंट्स थे उनको जानने लग गया था। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा कल्चरल डिस्कोर्स था। फिर लोगों ने अब कपड़े अच्छे पहनने शुरू कर दिए। हमने देखा ही है कि जो जैकोबिन्स थे उन्होंने ड्रेसेस विदाउट नी ब्रीचेस पहनने शुरू कर दी, जो कि लॉन्ग स्ट्राइप होती थी, डॉग वर्कर्स की ड्रेस की तरह। और रेड कैप पहनने लग गए। ऑब्वियसली ये भी एक कल्चरल चेंज है कि भाई ड्रेस में भी चेंज आ गया, साफ सुथरे रहने लग गए। तो ये सब था। और ये था। और यहीं से फिर ये डेमोक्रेसी के आइडियाज पूरी दुनिया में भी फैले। फिर वहाँ पे भी लोगों ने अपनी कंट्रीज में फाइट किया, वहाँ भी डेमोक्रेसी आई। तो साथ ही ये सारे आइडियाज भी वहाँ गए, जिससे वहाँ के फैशन भी चेंज हुए, ड्रेसेस चेंज हुई, लोग ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए, अपने राइट्स के लिए ज़्यादा अवेयर हो गए। ये था। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये फ्रांस के अंदर हमने देखा है कि भाई पहले डिक्टेटर्स, वो क्या कहते हैं, रॉस्बेरे था, रीन ऑफ टेरर था। फिर बाद में ये था डायरेक्टरी, वो भी इतना स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो इसका फ़ायदा एक तीसरे आदमी नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया कि, और उसने अपने आप को एम्पायर डिक्लेयर कर दिया। अब शुरू शुरू में नेपोलियन बोनापार्ट को लोगों ने एज ए सेवियर समझा। क्यों? क्योंकि देश सही से चल नहीं रहा था, तो उसने कहा देखो मैं एम्पायर बन करके तुम्हारे देश को सही से चलाऊंगा। इसलिए लोगों ने उसका साथ भी दिया और उसने कई अच्छे काम भी किए। जैसे उसने डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स निकाला, और वो उसने सिर्फ फ्रांस में नहीं, यूरोप के बाकी देशों में भी उसने फैला दिया। तो उससे क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन गया स्टैंडर्ड्स वेट्स का, कि भाई हर जगह एक ही टाइप के वेट्स यूज होने और लग गए, मेजरमेंट्स के एक ही तरीके के होने लग गए। तो ऐसा ट्रेड वगैरह को फ़ायदा हो गया। एंड देन उसने जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम्स है, इनको हर जगह उसने फैलाया। फिर उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉ पास किया। तो इस तरीके से उसने काफ़ी अच्छे काम भी किए। और बट बाद में वो बदनाम हो गया क्योंकि उसके जो सैनिक थे, लोगों को जहाँ जहाँ, वो एक्चुअली उसकी एक फिलॉसफी थी कि सिर्फ अपने ही देश को नहीं, आसपास के देशों पे भी अटैक करके उनको क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट करने लग गया, और वहाँ पे अपनी फैमिली के लोगों को वहाँ का एम्परर बनाने लग गया। तो शुरू में तो अच्छा लगा लोगों को कि चलो हमारे यहाँ ये आएगा, और उसकी क्योंकि वो हालांकि था एम्परर बनता था, अपने लोगों को भी एम्परर ही बनाता था, बट वो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी और उनमें बिलीव करता था। तो शुरू-शुरू में लोगों को लगा कि ये सेवियर है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में। बट बाद में उसकी सेनाएँ कहीं भी जाती थी, वो लोगों को लूटती थी, परेशान करती थी। तो फिर लोगों उससे परेशान हो गए कि भाई
नहीं ये बात भी इसकी सेनाई भी गलत है। तो फिर बाद में उन्होंने उसको विरोध किया और आखिर में उसको हरा दिया बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर 1850। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी को खतरा भी हो गया और ये प्रोसेस ऐसे ही चला, कभी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो गई कभी वीक हो गई, बट आखिर में आप आज की तारीख में सब जगह डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। बट हर देश के बच्चों को डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाए रखना पड़ता है, अपने आप ये स्ट्रांग नहीं रहती, उसका ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों को अवेयर रहना पड़ता है, सारे डेवलपमेंट्स देखने पड़ते हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तभी कोई कंट्री अपनी डेमोक्रेसी को बचा पाएगी। हाँ, तो अच्छा, जब ये सब हुआ तो इन फ्रांस का दूसरे देशों में भी असर हुआ, हमने बताया। सिर्फ यूरोपियन देशों में भी नहीं, इन यूरोपियन देशों की जो कॉलोनीज थी, यानी कि इनके जो उपनिवेश थे जिन लोगों पे राज करते थे, जैसे इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो वहाँ के जो कॉलोनी के लोग थे वो भी इन विचारों से अफेक्ट हो गए। उन्होंने कहा भाई हाँ, हमें भी राइट्स होने चाहिए, हमारी को भी फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए और हमारे डिसीजन हम खुद लेंगे। जैसे इंडिया में ही था कि भाई हमारे डिसीजन ब्रिटेन के पार्लियामेंट में क्यों हो। राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान इन मॉडर्न विचारों से काफ़ी अफेक्ट हुए, उनका हम भी अपनी ही गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इस तरीके से इंडिया में इंडिपेंडेंट फ्रीडम मूवमेंट की भी शुरुआत हुई। ऐसे और कई कंट्रीज में जो कॉलोनीज थी वहाँ पे इंडिपेंडेंस के फ्रीडम मूवमेंट्स की इन आइडियाज से प्रभावित होकर की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से वहाँ के कई देश धीरे धीरे आज़ाद होने लग गए और अपने आप को रिपब्लिक बनाने लग गए कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और खुद का ही हेड ऑफ स्टेट बनाने लग गए। ये था। तो हमारे यहाँ जो राजा राममोहन राय थे वो तो इन विचारों से इतने प्रभावित थे कि वो हमेशा इनकी बात करते थे, सोचते भी यही थे, डेमोक्रेसी के बारे में, नए थिंकर्स की बातों के बारे में, और डिस्कस भी वही करना पसंद करते थे। तो वो तो इतने क्रेजी हो रखे थे कि उन्होंने एक बार उनके पाँव में चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी अपने शहर से बहुत दूर समुद्र किनारे गए सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ पे रिवोल्यूशनरी शिप्स आई थी जिनमें ट्राइब कलर का झंडा लगा हुआ था, उनका रिवोल्यूशनरी फ्लैग लगा हुआ था। सिर्फ उसको देखने के लिए वो इतना दूर से आए, तो देखो कितना क्रेजी रहे होंगे। तो इस तरीके से फ्रांस ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया और इसीलिए इस चैप्टर को हमें एज ए फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया एंड अब हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर फुटनोट सेक्शन है, उसमें हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे जो कि मेन चैप्टर में हम नहीं कर पाए, उसको भी देखिएगा, काफ़ी यूजफुल है।